मिलाप, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक कहानी मिलाप। प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि मनुष्य की कमजोरियों, उसके फैसलों, रिश्तों और उनके परिणामों को भी हमारे सामने रख देती हैं। मिलाप भी ऐसी ही कहानी है। यह कहानी प्रेम, छल, पछतावे, बिछड़ने और अंततः एक ऐसे मिलन की कहानी है जिसमें बीते हुए जीवन की सारी पीड़ा एक साथ सामने आ जाती है। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी मिलाप। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए अपने हिसाब किताब की जांच कर रहे थे। तभी उनका बेटा नानकचंद उनके पास आया। नानकचंद ने कहा, दादा, यहाँ पड़े पड़े मेरा जी उब गया है। आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिनों के लिए घूमने चला जाऊं। 1 महीने में लौट आऊंगा। ज्ञानचंद ने अपने बेटे की ओर तीखी नज़र से देखा। वे अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। नानकचंद जवान था, देखने में भला लगता था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। उसे शराब, मौज, मस्ती और रंगीन जीवन का शौक था। ज्ञानचंद ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनकी डांट और समझाइश का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ था। उन्होंने व्यंग्य से पूछा, क्यों? क्या यहाँ तुम्हारे लिए कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई? नानकचंद ने बेझिझक जवाब दिया, अब यहाँ जी नहीं लगता। मैंने कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, इस बार वहीं जाने का विचार है। ज्ञानचंद ने कहा, अच्छा है, जाइए। नानकचंद समझ गया कि पिता अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए। उसने तुरंत अपनी असली ज़रूरत सामने रख दी, लेकिन मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। ज्ञानचंद ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसी फिजूल खर्ची के लिए मुझसे रुपए मत मांगो, मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूँ। नानकचंद ने जिद पकड़ ली। पिता ने मना किया तो उसने कह दिया, अच्छा, कुछ मत दीजिए, मैं वैसे ही चला जाऊँगा। ज्ञानचंद अपने बेटे की इस आदत से परिचित थे। वह जानते थे कि नानकचंद जिद करके घर छोड़ने की धमकी दे रहा है। आखिरकार बूढ़े पिता का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे रुपए दे दिए। नानकचंद खुश हो गया और उसी दिन यात्रा की तैयारी करने लगा। लेकिन उसकी यह यात्रा केवल कश्मीर जाने की यात्रा नहीं थी। उसके साथ एक और व्यक्ति जाने वाली थी। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। वे सीधे सादे आदमी थे और रोज सुबह दफ्तर चले जाते थे। उनकी एक विधवा बेटी थी, ललिता। नानकचंद ने धीरे धीरे ललिता से प्रेम का नाटक शुरू कर दिया था। बातों, इशारों और मीठे व्यवहार से उसने ललिता के मन में अपने लिए विश्वास पैदा कर दिया। ललिता को विश्वास हो गया कि नानकचंद उससे सच्चा प्रेम करता है, और प्रेम में विश्वास करने वाली उस युवती को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति पर वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने जा रही है, वही उसके जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनने वाला है। एक रात ललिता अपने कमरे में बेचैनी से बैठी थी। उसके मन में कई तरह के विचार उठ रहे थे। उसने अपने गहने उतारकर एक संदूक में रख दिए थे। उसे मालूम था कि आज रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। ललिता चौंक उठी। दरवाजा खोला तो सामने नानकचंद खड़ा था। बाहर एक बग्घी तैयार थी। नानकचंद ने ललिता को अपने साथ चलने के लिए कहा। ललिता ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, फिर वह नानकचंद के साथ चली गई। सुबह जब रामदास की आंख खुली तो ललिता घर में नहीं थी। उन्होंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दरवाज़ा खुला था और बाहर बग्घी के पहियों के निशान दिखाई दे रहे थे। रामदास सब समझ गए, लेकिन वे अपना दर्द किससे कहते? बेटी के घर से भाग जाने की बात फैलती तो समाज में उनकी बदनामी होती। उन्होंने लोगों से कह दिया कि ललिता अपने ननिहाल चली गई है, लेकिन बात छिपी नहीं। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई और बदनामी के इस आघात को रामदास सह नहीं सके। उनका जीवन ही समाप्त हो गया। उधर नानकचंद और ललिता शहर छोड़कर कलकत्ता पहुंच गए। नानकचंद उस समय प्रेम के नशे में था। उसे न समाज की चिंता थी, न भविष्य की। उसे बस इतना मालूम था कि ललिता उसके साथ है, लेकिन प्रेम के जोश में जीवन की वास्तविक ज़रूरतों का हिसाब नहीं किया जाता। कुछ ही समय में उसके पास जमा पैसे खत्म होने लगे। अब ललिता के गहनों की बारी आई।
नानकाचंद को अपनी स्थिति समझ आने लगी। आखिरकार उसने अपने पिता को पत्र लिखा। पत्र में उसने अपनी गलती स्वीकार की और उनसे रुपए भेजने की विनती की। ज्ञानचंद ने पत्र पढ़ा। उन्हें यह जानकर राहत हुई कि उनका बेटा जीवित है और किसी तरह अपना जीवन चला रहा है। उन्होंने रुपए भेज दिए, लेकिन साथ ही एक बात साफ लिख दी, अब तुरंत बनारस मत लौटना, तुम्हारी वजह से बहुत बदनामी हुई है। लेकिन जिस स्त्री को तुम अपने साथ ले गए हो, अब उसका जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे अपनी पत्नी की तरह रखो और उसका साथ मत छोड़ो। नानकाचंद के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। अब उसे नियमित रूप से पिता की ओर से खर्च मिलने लगा। कलकत्ता में उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। ललिता भी उसके साथ थी। समय बीतता गया। 3 साल गुजर गए। इन 3 वर्षों में नानकाचंद के जीवन में कुछ बदलाव आया। वह पहले जैसा उच्छृंखल नहीं रहा था। हालांकि उसकी कुछ पुरानी आदतें अभी भी थीं, लेकिन जीवन में एक तरह का ठहराव आ गया था। इसी दौरान ललिता ने एक बेटी को जन्म दिया। नानकाचंद ने उसका नाम कमला रखा। कमला उसके जीवन की एक नई खुशी थी। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 3 साल बाद खबर आई कि लाला ज्ञानचंद का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु ने नानकाचंद को भीतर तक हिला दिया। अब उसे अपनी जायदाद और कारोबार की चिंता होने लगी। उसे बनारस लौटना था, लेकिन एक समस्या उसके सामने थी। ललिता को वह अपने साथ कैसे ले जाता? अगर वह उसे अपनी पत्नी बनाकर बनारस जाता तो 3 साल पुरानी घटना फिर सामने आ जाती। समाज में उसकी बदनामी होती। लोग उसे वही व्यक्ति समझते जिसने एक विधवा लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगाया था। और धीरे धीरे नानकाचंद के मन में ललिता के लिए वह पुराना प्रेम भी नहीं रह गया था। जिस प्रेम के लिए उसने कभी दुनिया की परवाह नहीं की थी, अब वही संबंध उसे बोझ लगने लगा। वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। वह चाहता था कि उसका विवाह किसी प्रतिष्ठित परिवार में हो। वह समाज में फिर से सम्मान पाना चाहता था। लेकिन ललिता उसके लिए अतीत की ऐसी सच्चाई थी जिसे वह मिटाना चाहता था। और तभी उसके मन में एक कठोर विचार आया। उसने एक दिन शाम को नदी की सैर के बहाने घर से निकलने का नाटक किया। उस रात वह वापस नहीं आया। अगली सुबह एक चौकीदार ललिता के पास पहुंचा और उसे थाने ले गया। ललिता घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि मामला क्या है। थाने पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां नानकचंद के कपड़े पड़े थे। कपड़ों पर खून के निशान थे। उसकी घड़ी, छतरी और दूसरी चीजें भी वहां थीं। उसकी जेब से उसके नाम वाले कार्ड मिले थे। सबूतों को देखकर यही लगता था कि नानकाचंद की हत्या हो गई है। ललिता के लिए यह खबर असहनीय थी। कुछ सप्ताह तक पुलिस जांच करती रही। आखिर एक व्यक्ति को नानकाचंद की हत्या के आरोप में पकड़ लिया गया। कहा गया कि प्रेम की प्रतिद्वंद्विता के कारण उसने यह अपराध किया था। मामला समाप्त हो गया। और उधर बनारस में नानकाचंद की एक प्रतिष्ठित घराने में शादी हो गई। अब वह फिर से समाज में सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसके घर में महफिलें जमने लगी। पुराने मित्र लौट आए। शराब और मौज मस्ती का दौर फिर शुरू हो गया। नानकाचंद ने बाहर से अपने जीवन को व्यवस्थित दिखाने की कोशिश की, लेकिन भीतर से उसका जीवन फिर उसी पुराने रास्ते पर जा रहा था। उसकी पहली पत्नी बीमारी से चल बसी। फिर उसने दूसरी शादी की, लेकिन वह विवाह भी सुखी नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद दूसरी पत्नी भी संसार से चली गई। फिर नानकचंद ने तीसरी शादी की। यह स्त्री सुंदर थी और उसने नानकचंद के मन में फिर से घर गृहस्थी के प्रति प्रेम जगाया। उनके एक पुत्र भी हुआ। अब नानकचंद को लगने लगा कि शायद उसका जीवन फिर से ठीक हो रहा है। लेकिन तभी बीमारी ने उसके घर को घेर लिया। उसकी पत्नी छल बसी और उसका छोटा बेटा भी उससे छिन गया। एक के बाद एक दुखों ने नानकाचंद को भीतर से तोड़ दिया। उसकी पुरानी अय्याशी और उच्छृंखलता धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब वह अकेला बैठकर अपने जीवन के पुराने फैसलों के बारे में सोचने लगा। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसके जीवन में जो कुछ हुआ वह उसके अपने कर्मों का परिणाम था। उसे ललिता याद आने लगी। वह सोचता, मैंने उस मासूम स्त्री के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था, जिसने मुझ पर विश्वास करके अपना घर, अपना सम्मान और अपना पूरा जीवन मेरे हवाले कर दिया था। उसे मैंने अकेला छोड़ दिया। और जिस बदनामी से बचने के लिए मैंने उसे छोड़ दिया,
उसी बदनामी से बचने के लिए मुझे कितने झूठ बोलने पड़े। उसे अपनी बेटी कमला की भी याद आई। क्या वह जीवित होगी? ललिता कहाँ होगी? क्या दोनों ने उसे कभी याद किया होगा? इन सवालों ने उसके मन को बेचैन कर दिया। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह कलकत्ता जाएगा। कई वर्षों बाद वह उसी शहर पहुंचा। बहुत खोजने के बाद उसे अपना पुराना घर दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पास खड़े एक बूढ़े आदमी से पूछा, इस मकान में अब कौन रहता है? बूढ़े ने कहा, मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन यहाँ एक लड़की और उसकी बूढ़ी माँ रहती हैं। दोनों विधवा हैं। वह लड़की सिलाई करके अपना गुजारा करती है। तभी घर का दरवाज़ा खुला। एक तरह 14 साल की लड़की किताब हाथ में लिए बाहर आई। नानकचंद ने उसे देखा और उसी क्षण पहचान गया। वह कमला थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जिस बेटी को उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था, वह आज उसके सामने खड़ी थी। नानकचंद ने अपनी आवाज़ को संभालते हुए कहा, बेटी, अंदर जाकर अपनी माँ से कह दो कि बनारस से कोई आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक स्त्री दिखाई दी। वह ललिता थी। समय ने उसके चेहरे से जवानी की चमक छीन ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही धैर्य था। नानकचंद उसे देखते ही रो पड़ा। ललिता भी उसे पहचान गई। जिस आदमी को उसने वर्षों पहले अपना सब कुछ समझा था, वही आज अचानक उसके सामने खड़ा था। कुछ क्षण तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं निकला। ललिता के मन में जैसे वर्षों से दबा हुआ दर्द एक साथ जाग उठा। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ अकेली किसके सहारे रहूं? मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। नानकचंद ने उसे अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, ललिता, अब तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि अब अपने किए हुए अन्याय का प्रायश्चित कर सकूं। अब तक मैं जैसे नरक में जी रहा था, अब तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को पूरा करना चाहता हूँ। ललिता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आंखों को तो विश्वास हो गया है, लेकिन दिल अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा। ईश्वर करे यह सपना न हो। और यही था वह मिलाप जिसका इंतजार शायद दोनों के जीवन ने वर्षों तक किया था। लेकिन यह केवल दो बिछड़े हुए लोगों का मिलना नहीं था। यह एक ऐसे मनुष्य का अपने अतीत से मिलना भी था जिसने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन अपने किए हुए अन्याय की कीमत भी चुकाई। प्रेमचंद की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मनुष्य अपने फैसलों से बच नहीं सकता। आपके समय बीत जाता है, लोग दूर चले जाते हैं, पर किए हुए कर्म और उनके परिणाम मन के भीतर कहीं ना कहीं जीवित रहते हैं। और कभी कभी जीवन हमें उसी मोड़ पर वापस ले आता है जहां हमने किसी अपने को पीछे छोड़ दिया था। यही है मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी मिलाप। और ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और जीवन को बेहतर बनाने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ रीत। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नए विचार और एक शांत सफ़र के साथ। तब तक अपना और अपने मन का ख्याल रखिए। जय बद्री विशाल।